प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग लूसेंट के नवीनतम एडिशन से कर रहे हैं। अभी हम लोग पेज नंबर 22 पे चोल काल में भूमि के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। वेलन गवाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। देवदान या तिरुनमटकनी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। और पलीचंदम ये जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान महमूद जो था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। यानी कि चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए, यानी कि एक तो होता है ना कि दोनों के बीच शांति समझौता कराने के लिए गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, मेडिएटर का काम किया था। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। उसको लग रहा था कि मंदिर बनवाने से ही अकाल खत्म हो जाएगा। तो ये कौन था? विक्रम चोल अभाव एवं अकाल में ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। यह स्थिति देखकर जो है गरीबों से जबरदस्ती वसूल कर बनवाया था, तो ये क्या किया कि गोविंदराज विष्णु जो विष्णु का मंदिर था समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया। उसी मूर्ति को उठवाकर ठीक से टूटा फूटा था तो उसको बनवाया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड्डन कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। उड्डन कुट्टम का अर्थ होता है राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में यानी कि प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में जो मंडलम था यह कोट्टम में, और कोट्टम जो था वो नाडु में, एवं नाडु जो था कई कुर्मों में विभक्त था। यानी कि जो सबसे बड़ा जो था वो क्या था? मंडलम था। मंडलम के नीचे था हमारा क्या? कोट्टम। कोट्टम के नीचे क्या था? हमारा नाडु। और नाडु के नीचे क्या था? कुर्म था वहाँ पे। तो ये क्रम था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनिक किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। बेल्लार जाति के धनिक किसानों को, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। जैसे अभी स्थानीय स्वशासन क्या आता है? पंचायती राज। तो लोकल अर्बन बॉडीज इसको बोलते हैं, नगर पंचायत, ये सब जो स्थानीय शासन थे। तो इसकी विशेषता, ये कहाँ की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी। सर्वसाधारण लोगों की समिति थी
जो आम जनता जो मीटिंग करता है, एक लोग कहता है पंचायती बैठा है, तो उसको उर कहा जाता था, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, एक सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे। कनलजू तथा चोल काल में सोना का सिक्का था। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतिंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। कंबन औटकुट्टन पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन्न रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ये जो तीनों हैं, ये हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न, और पंप पोन्न रन ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान तथा विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं और तिरोभाव यानी कि भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं, जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं।
कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। चोल काल जो कि 10वीं सदी में था, इसका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था उसे तनियर कहलाता था। तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित हैं। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची, यानी कि चोलों की राजधानी अलग अलग राजा के समय अलग अलग जगह हुआ, जैसे कि उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, यानी कि धान रहेगा तो आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, जैसे कलंजियार, नन्नादैसी एवं मणिग्रामम। ये सब चोल काल के व्यापारी समूह थे। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश कल्याणी, जो कल्याणी के जो चालुक्य वंश है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी, जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक तैलप प्रथम हुए, तैलप द्वितीय हुए, विक्रमादित्य हुए, जयसिंह हुए, सोमेश्वर सेकंड हुए, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड हुए। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या है नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने किया था। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था, जो कि हिंदू विधि ग्रंथ यानी कि एक हिंदुओं का लॉ बुक है। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश वतापी या वदामी के चालुक्य वंश। जयसिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। इसी ने गोदावरी नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। वतापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसीलिए इसे भी चालुक्य राजवंश वतापी का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 44 में उसने वतापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया था तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। नोट: गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि चालुक्य काल में गोवा जो था वो रेवती नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी, यानी दक्षिणापथ का स्वामी। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो सेकंड के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो सेकंड ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा,
लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन सेकंड के राज्य में गया था। यानी कि हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन काल में भी आया और पुलकेशिन काल में भी आया। यानी कि हुएनसांग यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन दोनों समकालीन थे, इसीलिए तो ये लोग युद्ध लड़ा था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसके लेखक थे रवि कीर्ति। अजंता के एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की। सकलोतर पथनाथ का मतलब होता है कि पूरे उत्तरापथ का स्वामी। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनीज नासरे की उपाधि प्रदान की। किसको? तो उसके भतीजा पुलकेशी को। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टडक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश जो बेंगी के चालुक्य वंश है, वो बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट, हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे ये। इसकी राजधानी मनकीर या मानेखेत वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर दिया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद सेकंड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन थे। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार हैं जिनसेन। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण का रचना किया। आगे देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को
कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 19 तक हिंदुओं, या 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा में एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। नोट: एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। आगे हम लोग यादव वंश करेंगे।